शांत और हरियाली से घिरे गांव में तीन बहुत अमीर बहुएं रहती थी। सुरेखा, रेखा और मीना। इन तीनों का अंदाज हमेशा शाही होता था। वे हर सुबह नए नए गहनों से सजी रहती, रेशमी और झिलमिलाते कपड़े पहनती और महंगी महंगी कारों में घूमती थी। गांव वाले अक्सर कहते थे कि इनका घर किसी हवेली से कम नहीं, क्योंकि वहां हर कोना चमकता था। नक्काशीदार दरवाजे, बड़े बड़े कमरे और सोने चांदी जैसे सजे हुए आंगन। लेकिन उसी घर में एक चौथी, सबसे छोटी बहू भी रहती थी, जो साधारण, सीधी सादी और गरीब परिवार से आई थी। उसका पहनावा सादा था, जेवर बहुत कम थे और चेहरे पर हमेशा मेहनत की थकान लेकिन दिल की सच्चाई झलकती थी। अमीर बहुएं उस बेचारी छोटी बहू को कभी अपने जैसा मानती ही नहीं थी। अरे ओ नेहा महारानी, जरा जल्दी साफ करो, हमारे मेहमान आने वाले हैं। वरना अपना और अपने पति का ठिकाना कहीं और देख लो। अगर तुमसे काम नहीं हो रहा तो मैं मम्मी जी से कह दूंगी कि तुम्हें यहाँ रहना पसंद नहीं आ रहा है। वे तीनों अक्सर उसे ताने मारती, उसके कपड़ों पर हंसती और घर के कामों में उसे अकेला छोड़ देती। छोटी बहू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, सुरेखा, रेखा और मीना का व्यवहार उसके प्रति हमेशा कठोर और अपमानजनक ही रहता था। दीदी, बस थोड़ा सा काम रह गया है, पूरी तैयारी हो चुकी है। आप चिंता मत करें, मैं हूं ना, सब काम जल्दी कर दूंगी। नेहा अपने सारे काम जल्दी जल्दी निपटा देती है। वह हर तरह का कोना कोना चमका देती है और खाना बनाने के लिए लकड़ियां भी लेकर आती है। तुमने सुना क्या मीना? आज पार्टी में नेहा के बनाए खाने की बहुत तारीफ हो रही थी। अरे, ये नेहा तो जैसे मेहमानों को बस अपने स्वादिष्ट खाने से वश में कर लेती है। हमें तो कभी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खिलाया इसने। हाँ दीदी, पता नहीं कौन सा जादू फूंक देती है ये लोगों पर। मेरा तो बस चले तो इसे अभी इसी वक्त घर से बाहर का रास्ता दिखा दूं। पर क्या करे, माँ जी ने इसे सिर पर बैठा रखा है। ऊपर से इतनी बड़ी कामचोर है कि बस मत पूछो। एक नंबर की निकम्मी। अरे, अगर ये चली गई ना तो पूरा घर का काम हमें ही करना पड़ेगा। जरा ये भी सोचो। और ऊपर से एक और नौकर रखना पड़ेगा, जिससे घर का खर्च और भी बढ़ जाएगा। आप दोनों जरा समझिए। बस एक बार माँ जी जमीन का बंटवारा कर दें, फिर तो हम इसे घर से निकाल बाहर करेंगे। भला अमीर लोगों के बीच ये गरीब कैसे रह सकती है? जाने दो सुरेखा दीदी, अगर ये नेहा यहाँ से चली गई तो हमें ही फालतू का खर्चा उठाना पड़ेगा। ऊपर से इतना बड़ा घर है, उसकी सफाई करना ही कितना मुश्किल होता है। मानो हम ही कोई नौकरानी बन जाए फिर। अरे, घर में इतना पैसा है, चिंता मत करो, नौकरानी की पगार में दे दूंगी। लेकिन सोचो, अगर ये नेहा यहाँ आ गई तो हो सकता है ये भी घर की मालकिन बन जाए। अगर ऐसा हो गया तो हम इस घर से बाहर कर दी जाएंगे और हम इसकी नौकर बन जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि ये यहाँ से चली जाए। तीनों बहुएं, जो एक ही परिवार से आई थी, वे आपस में सगी बहनें थी। लेकिन नेहा उनके सौतेले देवर की पत्नी थी और एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। बस इसी वजह से वे तीनों उससे नफरत करती थी और चाहती थी कि नेहा हमेशा के लिए उस घर से चली जाए। उनकी सास ने कुछ साल पहले नेहा को घर में रहने की इजाजत दी थी, लेकिन एक शर्त पर कि नेहा घर का सारा कामकाज संभालेगी और बदले में उसे वहां रहने दिया जाएगा। इसी कारण बहुएं उसे अपने बीच एक बोझ की तरह महसूस करती थी और उसे घर से निकालने का मौका ढूंढती रहती थी। नेहा, तुम्हें पता है ना कि माँ जी बहुत बीमार चल रही हैं। अगर तुम उनका ख्याल रखती हो तो जरा उनके पास हो आना, और जाते समय खाना बनाना मत भूल जाना। ठीक है दीदी, मैं चली जाऊंगी और खाना भी बना दूंगी, आप चिंता ना करें। नेहा, अगर बुरा ना मानो तो क्या एक बात कहूँ? तुम तो माँ जी के कहने पर यहाँ अपने बच्चे और पति के साथ आई थी, लेकिन सोचो,
अगर कल को माँ जी इस दुनिया में ना रहीं, तो तुम्हारा क्या होगा? तुम कहाँ जाओगी? दीदी, मैंने इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं सोचा है, लेकिन अगर मुझे सच में कभी जरूरत पड़ी तो क्या आप मुझे आया की नौकरी दे सकती हैं? देखो नेहा, तुम्हें नौकरी देना हमारे लिए मुश्किल है। हम तो बस तुम्हें एक सलाह दे रहे हैं। अपने लिए कहीं रहने की जगह ढूंढ लो। वैसे भी हमें नौकरों की कोई कमी नहीं है। अगर कभी जरूरत पड़ी तो हम देख लेंगे। लेकिन तुम यहाँ ज्यादा उम्मीद मत रखना। हाँ नेहा, दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। वरना तुम्हारे लिए हमारे पास इतनी ही जगह थी। अब तो तुम अपने लिए कोई किराए पर घर देख ही लो। हम तो माँ जी से कह देंगे कि हमें घर में कोई झगड़ा नहीं चाहिए। ठीक है दीदी, जैसा आपको सही लगे। नेहा को अब समझ आने लगा था कि उसकी जेठानियां ऐसा क्यों कह रही थी। नेहा, जो इतने सालों से उनकी सेवा कर रही थी, उसे अब एहसास हुआ कि उसकी जेठानियां चाहती हैं कि वह अब यहाँ से चली जाए। उस दिन नेहा ने जब उनकी बातें सुनी और समझी, तो उसका दिल भर आया और वह रोते रोते अपनी सास के पास जाने के लिए निकल पड़ी। उसके मन में तरह तरह के ख्याल उठ रहे थे। क्या मांझी भी उसके बारे में यही सोचती हैं? अगर हम उनके लिए बोझ हैं, तो ऐसा क्यों? वह यह सब जानना चाहती थी। फिर जब नेहा अपनी सास से मिलती है, तब आयो नेहा बेटा, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। दरअसल तुमसे मुझे एक बात करनी थी कि तुम्हें वो हवेली वाला घर खाली करना होगा। क्यों माँ जी, ऐसा क्यों? आखिर हमारी सेवा में कोई कमी रह गई हो तो बताइए माँ जी, या हमसे कोई गलती हो गई है? देखो नेहा बेटी, बात कमी बेसी की नहीं है। तुम्हारी सेवा में तो कोई कमी कभी रही ही नहीं। तुमने वर्षों तक इस घर को, मुझे और इस परिवार को जिस तरह संभाला है, उसका कर्ज मैं कभी नहीं उतार सकती। लेकिन सच ये है कि वह हवेली तुम्हारे पहले ससुर के नाम की थी और कानूनी रूप से उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। नेहा समझ चुकी थी कि मांझी ने ऐसा क्यों किया। इतने सालों से नेहा उनकी सेवा करती रही, हर दर्द में साथ खड़ी रही, पर आखिर में सच्चाई उसके सामने खुल ही गई। मांझी उसकी असली सास नहीं थी, बल्कि दीपक की सौतेली माँ थी। और अब जब मौका मिला, तो उन्होंने नेहा और उसके पति को हवेली से जाने के लिए मजबूर कर दिया। नेहा का दिल टूट गया। जिस घर में उसने उम्मीदें बोई थी, जहां उसने परिवार समझकर सब किया था, उसी घर से आज उसे बेघर किया जा रहा था। ठीक है माँ जी, हम वो घर खाली कर देंगे। लेकिन माँ जी, आप अपना ख्याल रखना। हमारे जाने के बाद भी अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो बस एक बार खबर कर दीजिएगा। नेहा अपनी सास से मिलने के बाद और अपने मन में पल रहे सभी सवालों के उत्तर पाकर चुपचाप वहां से निकल गई। सालों बाद उसे एहसास हुआ कि जिन जठानियों को वह अपनी बहनें समझकर पूरे मन से संभालती रही, उनकी नजरों में तो वह बस एक कामवाली से ज्यादा कुछ थी ही नहीं। तुम्हें पता है दीदी, माँ जी ने अब नेहा को ये घर खाली करने के लिए कह दिया है। अब तो सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा हमने सोचा था। कल सुबह वे तीनों हमारे घर से चले जाएंगे। जैसे ही सुबह होती है, नेहा और दीपक अपने बेटे के साथ घर से दूर एक किराए के मकान में रहने चले जाते हैं। नेहा और उसका पति वह घर छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी के कारण उन्हें जाना पड़ा। आखिरकार नेहा अपने परिवार के साथ उस किराए के मकान में चली जाती है। नेहा अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करती है। वह घर का सारा काम निपटाने के बाद खेतों से सब्जियां लेकर शहर में बेचने जाती थी। दूसरी तरफ नेहा का पति दीपक भी रोजगार के लिए सुबह सुबह ही घर से निकल जाता था। उधर नेहा की सास अब अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी।
वह अब अपनी जमीन अपने बच्चों में बांटना चाहती थी। इसीलिए उसने अपनी बहुओं को अपने घर बुलवाया। बहुओं, मैं अपनी जमीन बांटने जा रही हूं। अब मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं जीते जी अपनी वसीयत तुम लोगों के नाम कर दूं तो ही अच्छा है। मैं अपनी चारों बहुओं को अपनी पूरी जमीन सही बंटवारे के साथ दूंगी। सभी बहुएं सोच में पड़ गईं कि मांझी न जाने किस जमीन के बारे में बताने वाली है। वहीं बड़ी बहुएं मन ही मन यह डर रही थी कि कहीं नेहा को गरीब होने की वजह से ज्यादा जमीन न मिल जाए और वह अमीर न बन जाए। चलो, अब मैं अगले सप्ताह मिलती हूं तुम सबसे। न जाने माँ हमें क्या देंगी। हमें तो बस माँ अपना आशीर्वाद ही दे दे, तब भी हम खुश हैं। लेकिन मुझे लगता है कि माँ हमें कुछ न कुछ तो जरूर देंगी, जिससे हमारे मुन्ने का भविष्य अच्छा हो सके। नेहा और दीपक मांझी के बुलावे की बात सुनकर आपस में चर्चा करते हैं कि भला मांझी उन्हें क्यों जमीन देना चाहेंगी। आखिर वे तो उनके अपने भी नहीं हैं। दोनों यही सोचकर हैरान थे कि मांझी अगले सप्ताह क्या करने वाली है। बस मेरी सास स्वस्थ रहें, हमें उनसे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। वे बड़ी दीदियों को जो देना चाहती हैं दे सकती हैं। चलो जाने दो ये सब बातें, आप काम पर चले जाओ जी, मैंने आपका खाना तैयार कर दिया है। दीपक नेहा से बात करने के बाद अपना टिफिन लेकर काम पर चला जाता है, जहां वह हर रोज अनाज ढोने का काम करता था। उधर सुरेखा भी अपने पति से इस बारे में चर्चा करती है कि मांझी का जमीन को लेकर आखिर क्या इरादा हो सकता है और वह दीपक को क्यों जमीन देना चाहती थी। सुनिए जी, कल माजी मिली थी। वे हम चारों बहुओं को बुलाकर जमीन का बंटवारा करने जा रही हैं अगले सप्ताह। मुझे ये डर है कि कहीं माजी उन दोनों को ज्यादा जमीन ना दे दें, क्योंकि वे सोचेंगी कि मेरे छोटे बेटे के पास कुछ नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो माजी को आप समझा देना कि हमारा भी उतना ही जमीन का हिसाब रखें जितना बाकियों का है। अरे सुरेखा, तुम चिंता मत करो, ऐसा ही होगा जैसा तुमने कहा है। मैं माँ को बोल दूंगा, तुम देखना, माँ हमें सबसे अच्छी वाली ही जमीन देंगी। आखिर उनका बेटा पॉलिटिशियन है। सुरेखा को यह चिंता सताए जा रही थी कि मांझी कहीं उनके हिस्से की जमीन उस गरीब नेहा को न दे दे। वह अपनी इस चिंता को अपने पति के साथ साझा करती है। उधर दूसरी तरफ मीना भी अपने पति से इस बारे में चर्चा करती है। आपकी मांझी से बात हुई क्या? सुना है कि मांझी अपनी जमीन की वसीयत कर रही हैं। हमें भी उतना ही मिलना चाहिए जितना बाकियों को मिल रहा है। आखिर हमने भी इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। आपके ही कारण इस घर में सभी सब्जियां और फल आते हैं जो आप फार्म हाउस से लाते हैं। मांझी से जरूर कहना कि हमारा भी ध्यान रखे। अरे मीना, माँ को सब पता है किसे क्या देना है, तुम बेफिक्र रहो। तुम देखना, माँ हम तीनों बेटों को ज्यादा ही देंगी, दीपक की बजाय। याद रखना मेरी बात को, दीपक तो देखता रह जाएगा और सारी जमीन हम तीनों के नाम हो जाएगी। सभी को यह चिंता थी कि दीपक उनके हिस्से की जमीन मांझी के हाथों से न ले जाए, क्योंकि उन्होंने हमेशा मांझी की हर मुश्किल में सेवा की थी। अरे भैया ने बताया कि माँ जी जमीन बांटने जा रही हैं। तुम अपने लिए ज्यादा ही मांगना, आखिर तुम माँ की लाडली बहू हो और सबसे सुंदर भी। और हाँ, उस नेहा से कह देना कि उसने माँ जी के लिए कुछ किया भी है क्या, या हम ही करते रहेंगे। आखिर उसे भी माँ जी का ख्याल रखना चाहिए, तभी उसे जमीन का कुछ हिस्सा मिलेगा, वरना बैठे रहें चुपचाप। आप चिंता मत करो जी, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि माजी हमें ही सबसे ज्यादा जमीन दे, क्योंकि हमने ही तो माजी की सबसे ज्यादा सेवा की है जब जब माजी को जरूरत पड़ी है। अब क्या हमें इतना भी हक नहीं कि हम अपना हिस्सा ले सके जमीन में? आप देख लेना, माजी मुझे ही सबसे ज्यादा जमीन देंगी। अगले सप्ताह जब मांझी तीनों बहुओं से मिलती है। मैं अपनी तीनों बहुओं को ये पक्के मकान दे रही हूँ। अब ये तीनों मकान मैंने तुम तीनों में बांट दिए हैं।
अब ये तुम्हारे हुए, तुम इन्हें जैसे चाहो इस्तेमाल कर सकती हो। मेरी तीनों बहुओं के तीनों घर मुबारक हो। मेरी जीत जी, ये घर तुम्हें देना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। आखिर तुम लोगों ने ही तो मेरा आजीवन साथ निभाया है। मेरे बच्चों, मेरी ज़िंदगी का अब क्या भरोसा, पता नहीं मैं कब तुमसे दूर चली जाऊं। इसीलिए मांगजी ने उस सप्ताह जमीन बांट दी, लेकिन नेहा किसी वजह से वहां नहीं आ पाई। तब मांगजी ने नेहा से अगले सप्ताह मिलने का मन बनाया। वह नेहा को कच्चे 3 मकान देना चाहती थी, क्योंकि वह बस अभी यही दे सकती थी। आप ये घर किराए पर रख सकते हैं, मुझे हर महीने किराया चाहिए, वो भी बिजली और पानी के बिल के साथ। कुछ ही सालों बाद उसने धीरे धीरे पैसों को जोड़कर एक बड़ा मकान भी ले लिया, जिसे अब बाकी बहुएं और उसकी मांझी देखकर दंग रह गईं। एक दिन मांझी उसके घर आ पहुंची। अरे माँ जी, आप यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना? आपको पता है हमने ये घर पिछले महीने ही लिया है, सब आपके आशीर्वाद से। अब तो दीपक जी भी गाड़ी में जाते हैं अपनी कपड़ों की फैक्ट्री में, बॉस है वे। और मिंटो भी अच्छे स्कूल में जाता है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वो घर दिए। बेटा, सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है, वरना उन टूटे हुए मिट्टी के मकानों से भला कोई इतना बड़ा घर कैसे खरीद पाता। तुमने अपनी अकल से काम लेकर ये घर बना ही लिया। नेहा अपनी अच्छाई अपनी मांझी के पास से सुनकर बहुत खुश थी। वह जान चुकी थी कि मेहनत से हम गरीब से अमीर बन सकते हैं, बस अपने दिमाग से काम लेना आना चाहिए। अब वह अपने बड़े से घर में खुश थी। उसके पास वह सब था जिसके लिए वह पहले तरसती थी।